खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। ड्यूटी पर तैनात फौजी को कागजों में मृत किया घोषित। फर्जी एफिडेविट से हटा जन आधार कार्ड से नाम और सरकारी योजनाओं से वंचित हुआ सैनिक परिवार। तेज रफ्तार टेम्पो ने निजी स्कूल संचालक की ली जान। 200 फीट रोड पर बाइक को मारी टक्कर। अलाव तापते वक्त डीजल कैन में विस्फोट से गंभीर रूप से झुलसा युवक। मालाखेड़ा क्षेत्र का है मामला। और नाइजीरिया की टीम ने अलवर में देखा ग्रामीण विकास, पंचायती राज प्रणाली का भी लिया जायजा। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। कागजों में मृत लेकिन हकीकत में ड्यूटी पर तैनात फौजी। जी हां, खैरतल तिजारा जिले में यह मामला सामने आया है। फर्जी एफिडेविट से जन आधार से उनका नाम हटा दिया गया। ऐसे में सैनिक का परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित हो गया। सरकारी तंत्र की गंभीर खामियों और कथित पारिवारिक साजिश का यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गौरतलब है कि कागजों में मृत घोषित यह फौजी पिछले 12 वर्षों से लगातार देश सेवा में तैनात है। खैरतल जिले के निकटवर्ती ग्राम सिवाना निवासी महेंद्र वर्ष 2013 से ITBP में सेवाएं दे रहे हैं। आरोप है कि करीब 1 वर्ष पूर्व उनके ही कुछ परिवारजनों ने फर्जी एफिडेविट के जरिए मृत घोषित करवा दिया। इसी आधार पर महेंद्र और उनकी पत्नी सोनम का नाम परिवार के मुख्य दस्तावेज जन आधार कार्ड से डिलीट करवा दिया गया, जबकि महेंद्र फौज में सक्रिय ड्यूटी निभा रहे थे। वर्तमान में वे जाटूसाना रेवाड़ी की बटालियन में कार्यरत हैं। जन आधार से नाम हटने के बाद महेंद्र, उनकी पत्नी और बच्चों के सामने गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई हैं। राजस्थान सरकार की लगभग सभी कल्याणकारी योजनाएं जन आधार से जुड़ी होने के कारण परिवार किसी भी सरकारी लाभ से वंचित हो गया है। साथ ही उनके बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाना भी लगभग असंभव हो गया है। अब देश की रक्षा में तैनात फौजी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। सैनिक महेंद्र ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर फर्जी एफिडेविट बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जन आधार में नाम फिर से जोड़ने के लिए विशेष राहत की भी अपील की है। सर, नाम मेरा महेंद्र है, रहने वाला सिवाना गाँव। सर मैं सिवाना गाँव खैरतल के समीप ही है। इधर समस्या ये है कि सर कम से कम एक साल पहले मैंने अपने परिवार से जन आधार को सर ट्रांसफ़र करा बनवाने के लिए ट्राई किया मित्र पे सर। तो उसमें जैसे मैंने देखा कि मेरा जन आधार कैंसिल हो रहा है, लेकिन रीज़न क्या है उसमें देखा तो मैं और मेरी धर्मपत्नी का नाम डिलीट हो चुका है सर। डिलीट किस रीज़न से हुआ, रीज़न देखा तो उसमें डेथ का रीज़न आया कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए इनका नाम डिलीट कर दिया गया है। जबकि मैं जीता जागता सामने खड़ा हूँ सर। उन्होंने सर काफ़ी ट्राई किया, नहीं बन पाया, ना ही उसमें दोबारा जुड़ पाया। मैं उसके बाद दूसरे तीसरे ऐसे कई मित्र पे गया, हो सकता है कि ठीक हो ही जाए, लेकिन सर आज तक ठीक नहीं हो पाया। मैं ITBP में जॉब करता हूँ सर। मुझे छुट्टियाँ भी इतनी ही मिलती हैं कि मैं अपना काम निपटाऊँ सर। उसमें जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो सर इसी काम को किया मैंने, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। फिर मैंने मित्र से पता किया कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो उन्होंने यही बताया कि जिस जनाधार में जिसका नाम, उसके अलावा थर्ड पर्सन इसको डिलीट नहीं करवा सकता। तो ये बात मैंने अपने परिवार वालों से पूछा कि आपने करा, तो शुरू में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई हमने नहीं करवाया है, किसी और ने करवाया होगा। फिर बाद में मैंने वो ट्राई किया। उसके बाद जब प्रेशर डाला तो पता चला, खुद ही बोले कि हाँ हमने ही किया है। और फिर मुझे पता चला कि जो गलती से कटवाता है, डिलीट करवाता है, तो वही से जुड़वा भी सकता है या ठीक करवा सकता है। तो मैंने परिवार से रिक्वेस्ट किया कि हाँ यार ठीक करवा दीजिए, मेरे को दिक्कत आएगी। लेकिन उन्होंने ठीक आज तक नहीं करवाया, क्योंकि जब तक ठीक नहीं हुआ मेरे पास जीवित रहने का, मेरे और मेरी धर्मपत्नी के पास जीवित रहने का कोई प्रूफ नहीं है सर। इससे हमारा पूरे भविष्य ही अंधेरे में सर, हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में सर। ना ही सर कोई सरकारी सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, ना ही कहीं से एडमिशन हो पाएगा, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स बन पाएगा सर। इसके लिए मैं सर सांख्यिकी विभाग किशनगढ़ बास में जा चुका हूँ सर। सांख्यिकी विभाग अपने अलवर जा चुका हूँ, जयपुर जा चुका हूँ, लेकिन ट्राई काफ़ी किया उन्होंने सर, लेकिन नहीं हो पाया सर। थक हार के सर मैं काफ़ी ट्राई किया, तब जाकर मैंने प्रेस वालों से बात की कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हो, कोई ना कोई तो सुनेगा। मैं बड़ा ही परेशान हो चुका हूँ सिर्फ बात से। मेरे अपने पास जीवित रहने का कोई प्रूफ ही नहीं है सर। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं लोगों की जिंदगी छीन रही हैं।
अलवर शहर के एनबी थाना क्षेत्र में 200 फीट रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार स्कूल संचालक को कुचल दिया। इसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार शिवाजी पार्क अलवर निवासी 43 वर्षीय मुकेश कुमार शर्मा के सोली मोड़ पर एक प्राइवेट स्कूल का संचालन करते थे। शुक्रवार शाम वे स्कूल से अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान 200 फीट रोड पेट्रोल पंप के पास पीछे से आए तेज रफ्तार टेम्पो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मुकेश कुमार सड़क पर गिर पड़े और टेम्पो के नीचे दबकर उनकी जान चली गई। सूचना मिलते ही एनबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। उधर मृतक के छोटे भाई महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुकेश कुमार विवाहित थे, लेकिन उनकी पत्नी शादी के दूसरे दिन से ही पीहर में रह रही थी। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मुकेश कुमार नाम था जी। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री राम किशोर शर्मा, शिवाजी पार्क के रहने वाले हैं जी। ये स्कूल से आ रहे थे केसोली मोड़ से और शिवाजी पार्क घर के लिए जा रहे थे, तो 200 फुट बाईपास पे पेट्रोल पंप के आसपास इनका एक्सीडेंट हुआ है। कल शाम को करीब 5:15 से 5:30 के बीच में। तो पुलिस ने बताया किससे हुआ? अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया, मेरे मुझ तक नहीं आया है। वैसे हमारे रिलेटिव्स गए हुए हैं, पुलिस साथ में है, तो वो तफ्तीश के लिए गए हुए हैं। अब क्या होता है वो आएंगे तो प्रारंभिक तौर पर कुछ पता लगा किससे हुआ है? प्रारंभिक तौर पे पता लगा था, वहाँ पे जो आसपास उस समय जो लोग मिले थे, हमारे रिलेटिव पहुँच गए थे उस समय। उनको जो लोग मिले थे वो बता रहे थे कि एक मतलब कैंट्रा टाइप की होती है, उसमें कोई भैंस पशु वगैरह थे। हाँ, शादीशुदा है जी। अलाव तापते समय डीजल से भरी कैन में धमाका होने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। यह घटना मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मोडिया में सामने आई है। स्थानीय निवासी 30 वर्षीय जगमोहन जांगीड़ अपने साथियों के साथ खेत पर अलाव ताप रहा था। इसी दौरान पास में रखी डीजल से भरी कैन में अचानक आग की चपेट में आ गई और तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उसकी चपेट में आकर जगमोहन गंभीर रूप से झुलस गया। उसके साथियों ने तत्काल परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को अलवर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही मालाखेड़ा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ठंड से बचने के लिए अलाव जलाया गया था, लेकिन पास में ज्वलनशील पदार्थ डीजल रखा हुआ था। सर, मेरा नाम जगमोहन शर्मा है। मेरा गांव मोडिया है, तहसील मालाखेड़ा है। क्या हुआ, कब की बात है? ये कल शाम की बात है, करीब 8 बजे की। हम कोप पे ताप रहे थे, तब ताप रहे थे। उसमें क्या थोड़ी गीली लकड़ी थी, तो हमारे पास में थोड़ा वो रखा था डीजल, तो इसलिए हमने उसको डीजल को उसमें डाला। जैसे इसमें डीजल को डाला तो पीपी ब्लास्ट हो चुकी थी, इसलिए मैं ये हादसा हुआ मेरे साथ। कोई और भी था साथ में? हाँ, था ना, मेरे साथ है। वही डाल रहा था? हाँ, दूसरा सामने वाला था जो डाल रहा था और मैं बैठा था। 2 जने और थे, एक लड़की थी, बेटी थी, और एक मेरा साला था, वो डाल रहा था। हम एक जगह बैठे थे, तप रहे थे। हाँ। कोई किसी और के भी चोट आई? नहीं, और किसी को कुछ नहीं आई। वो क्या है कि मैं पीपी के सामने था, जैसे वो ब्लास्ट हुई ना, मैं उसके सामने में था और ये बैक में थे। अच्छा। हाँ, इसलिए वो मेरे पर ही आई है। क्या काम करते हो आप? सर, मैं खेती करता हूँ। ग्रामीण विकास मॉडल समझने के लिए नाइजीरिया की 26 सदस्यीय टीम अलवर पहुंची। इस दौरान टीम ने जिले में संचालित ग्रामीण विकास योजना और पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत हो रहे कार्यों का अध्ययन किया। भ्रमण का उद्देश्य जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की कार्यप्रणाली को समझना और अपने देश में इन्हें लागू करने की संभावनाओं का आकलन करना था। नाइजीरिया की टीम का जिला परिषद परिसर में स्वागत किया गया। अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही टीम को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों के बारे में बताया गया। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किए जा रहे कामों की जानकारी दी गई। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कई गांवों का दौरा किया, साथ ही ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। नाइजीरिया की टीम ने अलवर जिले में अपनाई गई विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली, पारदर्शिता और डिजिटल तकनीक के उपयोगों को सराहा।
We are the delegation from Nigeria. We are from a program called NG Cares in Nigeria, and we're here in this region to see what's being done regarding social protection. The program we're here for is called Sustainable Adaptive Social Protection. So we want to see how जो वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम यू आर सी योर कंट्री My name is Abdul Karim Obaje. I'm the national coordinator of the Nigeria Community Action for Resilience and Economic Stimulus. It is a program of the Federal Republic of Nigeria, Federal Government of Nigeria, to address the challenges of improving the livelihoods of poor and vulnerable Nigerians. जिस तरह की वहाँ की ज्योग्राफी है वो काफ़ी कुछ राजस्थान से मिलती है। नाइजीरिया में भी डेजर्ट है और अपने भी आधा डेजर्ट और आधा वाटरशेड है, उनके भी इसी तरह से आधा डेजर्ट है और आधा वाटरशेड है। तो वो ये जानना चाहते थे कि राजस्थान में किस प्रकार से जो डेजर्ट को मैनेज किया जा रहा है, पानी की जहाँ कमी होती है उन स्थानों पे क्या इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं, और जो बरसात का पानी है उसको किस तरह से संग्रहित किया जा रहा है और उसका क्या उपयोग किया जा रहा है। इसमें जैसे लोगों की तो डिमांड इस तरह के कामों की काफी रहती है, तो उसको कैसे डिमांड को और फंड्स को मैनेज किया जा रहा है उसमें इनका काफी इंटरेस्ट था कि इनके साथ ये साझा किया गया कि डिमांड को साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है, जहां जरूरत हो आवश्यकता हो। तो राजस्थान इसमें अग्रणीय प्रदेशों में है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफी यूज करके कि कहाँ पे जल संग्रहण के ढांचे बनाने हैं, कहाँ सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी का काफी यूज किया जाता है। दूसरा उनका जो आने का उद्देश्य है वो इस तरह से कि अगर हम पानी में और जमीन में इन्वेस्ट करें तो उससे किस प्रकार फूड सिक्योरिटी को जो एड्रेस किया जा सकता है, लाइवलीहुड मतलब आजीविका के साधन, गांव में ही रोजगार लोगों को किस प्रकार वाटरशेड मैनेजमेंट के माध्यम से मिलता है, ये उनका मेन उद्देश्य था। दूसरा है कि आप लोगों को इस प्रोग्राम से किस तरह से जोड़ते हैं, ये वो जानना चाहते थे, जो यहाँ राजस्थान में इन क्षेत्रों में काफी काम किया जा रहा है। जी, अब यहाँ जैसे प्रेजेंटेशन देखा और अब वो फील्ड में जैसे लोसाल गांव है, यहाँ पे राजगढ़ पहला है और बिगोता है, इन गांव में जो छोटे छोटे जल संग्रहण के ढांचे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड कंपोनेंट और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान अंतर्गत बनाए गए हैं। अभी अपने प्रदेश में बहुत बड़ा वंदे गंगा का भी अभियान चला था, उसमें भी काफी पानी पे लोगों को जागरूक किया गया है। राजस्थान सरकार के निर्देश पर अलवर नगर निगम की ओर से शिविर जारी है। शनिवार को वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा कैंप का निरीक्षण किया गया। वहीं मंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए। कुछ लोगों को अलवर शहर विधायक और मंत्री शर्मा द्वारा पट्टे वितरित किए गए, साथ ही आमजन से फीडबैक लिया गया। आयुक्त सोहन सिंह नरूका के अनुसार नगर निगम द्वारा अब तक 67 लोगों को पट्टे जारी कर दिए गए हैं। शहरी समस्या समाधान शिविर के दौरान नगर निगम द्वारा आज भी कैंप लगाए जा रहे हैं और इन कैंपों में आज माननीय मंत्री जी श्री संजय शर्मा जी के द्वारा निरीक्षण किया गया था। मंत्री महोदय द्वारा कैंप में अधिकतम लोगों को लाभ देने के लिए हमें निर्देशित किया गया था और कैंप में उनके द्वारा कुछ पट्टों का वितरण भी किया गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा कैंप के जो कार्य हैं उनके प्रति संतुष्टि जाहिर किए गए। आम लोगों से उनके द्वारा बातचीत भी की गई है। कुछ लोगों के द्वारा मंत्री जी के सामने फीडबैक भी दिया गया है। इस तरह से उनके द्वारा कैंप के प्रति संतुष्टि है। कितने लोगों को पट्टे दिए गए हैं और क्या मंत्री जी के द्वारा आज 5 लोगों को पट्टे वितरित किए गए हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा अभी तक 67 लोगों को पट्टे जारी किए जा चुके हैं और 113 नाम ट्रांसफर जारी किए जा चुके हैं। 350 रोड लाइट्स और पार्क लाइट जो है वो चेंज की जा चुकी हैं। इस तरह से हम कैंप में जो भी काम आ रहे हैं उनको डिसाइड करने का। उधर शिविर का निरीक्षण करने मंत्री संजय शर्मा नगर विकास न्यास कार्यालय भी पहुंचे। यहाँ शिविर को कमरों में ही लगता देख मंत्री ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि शिविर को बाहर एक ही जगह लगाया जाए जिससे आम जन को परेशानी ना हो। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सरिस्का बाग परियोजना की सदर रेंज में बाघिन ST9 की साइटिंग से पर्यटक रोमांचित हो उठे। यहाँ बड़ा छीला से काला कुआं की ओर जाती हुई बाघिन दिखाई दी। ऐसे में पर्यटकों ने तस्वीरें भी खींची। नेचर गाइड पूरन मल ने बताया कि शाम की सफारी के दौरान पर्यटकों को इन दिनों टाइगर आसानी से दिख रहे हैं। वहीं नव वर्ष से पहले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है।
उधर बागिन कुछ समय के लिए जिप्सी के काफी पास आ गई। ड्राइवर ने सावधानी के चलते जिप्सी को थोड़ा पीछे किया तो बागिन ट्रैक पर आने के बजाय जंगल की ओर चली गई। बागिन ST9 कभी अकेले तो कभी बाघ ST 2304 के साथ नजर आ रही है। इसके चलते पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ का प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन शनिवार को अलवर के सुंदरवन रिजॉर्ट में संपन्न हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लालचंद हटीला रहे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र वर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में हरिकिशन मेघवाल, डॉक्टर बुधराम, बच्चन सिंह और मुरलीधर गोयल उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष नवीन भारती ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अधिवेशन में शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करने, खाली पदों को शीघ्र भरने, पदोन्नति और SC/ST छात्रवृत्ति दर को महंगाई मूल्य सूचकांक के आधार पर तय करने आदि मांगे उठाई गई हैं। वहीं 21 सूत्रीय मांग पत्र को राजस्थान सरकार को प्रेषित किया जाएगा। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन संपन्न हो रहा है। आज दूसरा दिन है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको पत्रकार जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेशन का आज ये समापन सत्र है और अभी सभी प्रदेश से जो शिक्षक साथी पधारे हैं सब ने मिलकर के ये 10 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और सभी जो मुद्दे आए उन पर गंभीर चिंतन मनन हुआ है और हमने 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है, जिसमें विशेष रूप से सभी शिक्षकों की पहली मांग है कि जो शिक्षक हैं उन पे जो गैर शैक्षिक कार्य हैं उनका दबाव है और इसके कारण वो जो उनका मूल काम शिक्षण का है उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो मुख्य हमारी मांग ये है कि सरकार गैर शैक्षिक कार्यों के लिए अलग से एक कैडर निर्धारित कर ले, चाहे नियमित भर्ती करे या संविदा पे भर्ती की जा सकती है, जिससे ये शिक्षक जो हैं वो अपना जो मूल कार्य शिक्षण का उसको कर पाएँ। दूसरी जो हमारी मांग है कि सरकार एक स्थायी स्थानांतरण नीति बनाए, जिससे शिक्षकों में जो तनाव का माहौल है वो नहीं हो और विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को जो मैट्रिक उत्तर मैट्रिक जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसकी राशि बढ़ाई जाए, महंगाई मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ाई जाए और वो समय पे दी जाए। और सरकार से हमारी मांग ये भी है कि जो पद विद्यालयों में खाली हैं उन पदों को अतिशीघ्र सीधी भर्ती करके या पदोन्नति करके भरी जाए और जो पद पदोन्नति से या सीधी भर्ती से भरे जाएं उनमें आरक्षित वर्ग के जो कोटा है, जो उनका अधिकार है, उन पर पूर्ति की जाए, उन पदों को उस आरक्षित वर्ग से भरा जाए। इसके अलावा विशेष रूप से जो और कई मांगे हैं कि कुछ विद्यालय राजस्थान सरकार ने 2021-22 में क्रमोन्नत कर दिए उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेकिन उनमें पद अब तक सृजित नहीं हैं और उसमें व्याख्याता के पद भी हैं और वरिष्ठ अध्यापक के भी हैं और उनके वेतन अन्य विद्यालयों से की जा रही है, तो उनको बार बार जो है परेशानी आती है वेतन को लेकर के। इस तरह बहुत सारी जो समस्याएं आई हैं उनको लेकर के हमने 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है, जिसे हम माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को भेजेंगे। अलवर के प्रताप स्कूल में पिडिलाइट कंपनी की ओर से श्रमदान दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्य निःशुल्क किए गए हैं। विद्यालय समिति सचिव अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि इस दौरान पाइपलाइन, टंकी और टॉयलेट आदि की टूट-फूट की मरम्मत के कार्य किए गए। उधर जूनियर मैनेजर अंचित जोशी के अनुसार श्रमदान दिवस पर शनिवार को देश भर में इस कंपनी की ओर से निःशुल्क कार्य किए जा रहे हैं। सर, आज हम एमसील मास्टर क्लब के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में श्रमदान का कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अलवर में प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय में हमने मरम्मत का कार्य, हमारे प्लम्बर भाइयों की मदद से हमने मरम्मत का कार्य शुरू किया है, जिसमें हमारे ओबी मेंबर्स जो हैं अनिल जी, नरेश जी, लखीराम जी, लोकेश जी और घनश्याम जी ने पूर्ण सहयोग किया है। हमारा उद्देश्य है कि इस मरम्मत कार्य से हम एक ऐसा सुरक्षित माहौल बना सकें जिससे संसाधनों की कमी हमारे मेधावी छात्रों के उड़ान के रास्ते में ना आए और वो हमारे भविष्य को और उज्जवल छोर की तरफ ले जा सकें। इस तरह के कार्य और भी कहीं कर रहे हैं सर? हाँ, पूरे भारतवर्ष में ये हो रहा है और हमारा राजस्थान वाला चैप्टर यहाँ पे हो रहा है। बाकी पूरे भारतवर्ष में 20 दिसंबर के दिन हम ये श्रमदान मनाते हैं। ना सिर्फ एमसील बल्कि फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट और अन्य हमारी ब्रांड के तहत भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अनिल कुमार शर्मा, विद्यालय विकास समिति का सचिव हूँ प्रताप स्कूल का, और आज हमारे विद्यालय में पिडिलाइट कंपनी की तरफ से एक श्रमदान दिवस के अवसर पर प्लम्बर भाइयों का एक ग्रुप नल की लाइन, टंकियों को सबको व्यवस्थित करने के लिए हमारे विद्यालय में आया है और इसके अंदर
जो इनके जोनल मैनेजर हैं अंचित जोशी जी, संदीप जैन ब्रांच मैनेजर जी, हिम्मत सिंह जी, आलोक रंजन जी, लोकेश डिस्ट्रीब्यूटर जी, ये सब हमारे साथ हैं। और पूरी इनकी टीम 20-25 प्लम्बर भाइयों की टीम हमारे विद्यालय में पानी की व्यवस्था, जो बालिका शौचालय है उसमें पानी की व्यवस्था, जो अपने टीचर्स के शौचालय हैं, प्लस जो छोटे बच्चों के वाटर कूलर वगैरह हैं, इन सब की जो टूटियाँ पाइपलाइन जो टूटे हुए थे सबको सही करने का काम ये कर रहे हैं। इन्होंने हमारी स्कूल को ये श्रमदान दिवस पर अवसर दिया, हम इनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में अलवर के डॉक्टर जुबेर खान को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। SGFI द्वारा 26 से 31 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के गुना में नेशनल गेम्स हो रहे हैं। इसमें अलवर जिले के डॉक्टर जुबेर खान सहित गुलजार मोहम्मद, दीपक गामोट और पायल साहू को 14 वर्षीय बालकों की बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए निर्णायक नियुक्त किया गया है। राजस्थान से 4 निर्णायक नियुक्त होने पर BFI अध्यक्ष अजय सिंह, बॉक्सिंग कोच भास्कर भट्ट, धर्मेंद्र सिंह यादव और संजीव शर्मा सहित BFI के दिग्विजय सिंह आदि ने बधाई देकर हर्ष व्यक्त किया है। गौरतलब है कि जुबेर खान लक्ष्मणगढ़ के गांव खरसनकी के निवासी हैं। वे बॉक्सिंग में PhD कर चुके हैं और कई राष्ट्रीय पदक विजेताओं के मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने इस नियुक्ति को गर्व की बात बताते हुए कहा कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर युवा बॉक्सरों को आंकने का अवसर मिला है। जाट समाज सहायता समिति का प्रतिभावान सम्मान समारोह रक्तदान शिविर 25 दिसंबर को होगा। यह कार्यक्रम अलवर के झंकार होटल में आयोजित किया जाएगा। वहीं तैयारियों को लेकर एक बैठक की गई। समिति से जुड़े राजेश चौधरी ने बताया कि इस दौरान 10वीं से PG तक के प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही इंजीनियरिंग, ITI, नीट, NDA और IIM आदि में चयनित अभ्यर्थियों एवं चयनित कार्मिकों का अभिनंदन होगा। साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर, भामाशाह और सेवानिवृत्त सम्मान भी होगा। वहीं बैठक में समाज सुधार के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर हंसराज चौधरी, राजेश चौधरी, महेंद्र सिंह, राजेंद्र चौधरी, भागीरथ चौधरी, नारायण सिंह और डॉक्टर निहाल सिंह आदि उपस्थित रहे। 25 दिसंबर 2025 को निःशुल्क रक्तदान शिविर एवं डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। और इस दिन हमारे जाट समाज सहायता समिति की तरफ से एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रतिभाओं का सम्मान और जो बच्चे चयनित हुए उनका सम्मान और जो हमारे बुजुर्ग सेवानिवृत्त हो गए उनका सम्मान किया जाएगा। भामाशाहों का भी सम्मान किया जाएगा। भामाशाहों का भी सम्मान किया जाएगा। और रक्तदान शिविर तो लगाया ही जाएगा जिसमें जितने भी नवयुवक जाट सरदारी से शामिल होंगे। सर कितना टारगेट रखा है रक्तदान का? करीबन 100 से ऊपर हमने टारगेट रखा है। जाट समाज सहायता समिति अलवर द्वारा तृतीय प्रतिभा भामाशाह एवं सेवानिवृत्त सम्मान समारोह, विशाल रक्तदान शिविर, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर झंकार होटल, हनुमान सर्किल अलवर में दिनांक 25 दिसंबर 2025 समय प्रातः 10:15 बजे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा जिनकी परसेंटेज 10th और 12th में 90% से एबव है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अन्य कंपटीशन में जो चयनित हुए उनका, प्लस जिनकी 80% से ज़्यादा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जिन भामाशाहों ने हमें सहयोग प्रदान किया है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसलिए जिनके भी रजिस्ट्रेशन होने हैं वो 24 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से करवा लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेने का कष्ट करें। सर इसमें कहाँ की प्रतिभा शामिल करेंगे आप? पूरे अलवर जिले के। NIIT यूनिवर्सिटी नीमराना में 5 दिवसीय MSME प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। इस दौरान उद्यमिता और औद्योगिक संचालन पर व्यवहारिक मार्गदर्शन किया गया। शिविर आयोजन में इस यूनिवर्सिटी के अलावा MSME विकास संस्थान और लघु उद्योग भारती का सहयोग रहा। लघु उद्योग भारती नीमराना इकाई के अध्यक्ष शशांक भारद्वाज, सचिव सुनील कुमार जुनेजा एवं यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम समन्वयक गुरिंदर नाथ भारद्वाज ने यह जानकारी दी। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विकास संस्थान के सहायक निदेशक गिरीश कुमार उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में मुंडावर SDM सृष्टि जैन, कोटपुतली बहरोड अग्रणी जिला प्रबंधक मोहनलाल मीणा और नीमराना PNB बैंक के सीनियर मैनेजर पुष्पेंद्र फानन थे। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उद्यमियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि मोदी सरकार ने बदले की भावना से गांधी परिवार के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के विरुद्ध मुकदमा खारिज कर दिया है। पीसीसी महासचिव सैनी के अनुसार जबरन परेशान करने और छवि खराब करने के लिए भाजपा ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा देश के लिए काम किया है, साथ ही आमजन ने उनका मान सम्मान है, जिसे भाजपा पचा नहीं पा रही है, लेकिन आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका सबक मिल जाएगा। सर, कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है और कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर कोई केस नहीं बनता और उस केस को खारिज कर दिया और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी को राहत दी है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, बड़ा मामला है, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज कोर्ट ने स्पष्ट नेशनल हेराल्ड पेपर को लेकर के जो बीजेपी वाले हमारे गांधी परिवार को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को जिस तरह से परेशान किया जा रहा था काफ़ी टाइम से, बार बार उनको पूछने के लिए CBI ईडी वाले बार बार बुला रहे थे उनको, मैडम से और राहुल जी से करीब 55 घंटे बैठा कर उनसे पूछताछ की गई। तो सारे कांग्रेसी, सारे नेता कह रहे थे कि इसमें कोई लेना नहीं, पाक साफ है गांधी परिवार, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने अपनी बात रखने के लिए, झूठ साबित करने के लिए इस तरह से केस दायर किया गया। लेकिन आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये सुनने लायक नहीं है, कोई केस नहीं है। इस तरह से अब जब कोर्ट ने खारिज कर दिया तब जा कर के पूरा देश आज अचंभित है कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने गांधी परिवार को परेशान करने के लिए इस तरह के झूठे मुकदमे दायर किए थे। आज पूरा देश समझ चुका है इनकी कथनी करने में कि ये सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं करते बीजेपी के नेता। आज हमारे 2 दिन पूर्व हमारे प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन हुआ था। इस तरह से हम अब सड़कों पर आकर के ये जिस तरह से इन्होंने CBI ईडी जो हमारे नेताओं के पीछे लगा रखे हैं, विपक्ष के नेताओं के जो पीछे लगाते हैं, उनके खिलाफ जो लगा झूठे मुकदमे जाहिर करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो अब हम सड़कों पर आकर के इनसे मुकाबला करेंगे और इनको आने वाले चुनाव के टाइम पे, भविष्य में जो भी चुनाव आएंगे उनमें इनको हम सत्ता से बाहर करने के लिए पब्लिक का साथ लेकर के सत्ता से बाहर करेंगे। सर, आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई, इसको गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए और राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए साजिश एक रची गई भाजपा की ओर से? बिल्कुल आपने सही कहा। इनको करना तो कुछ है नहीं बीजेपी के नेताओं का, अपनी बातों को पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए गांधी परिवार जी को परेशान कर रहे, राहुल जी को परेशान करो, सोनिया जी को परेशान करो, ताकि सारा ध्यान, पूरा देश का ध्यान इधर आ जाए, कांग्रेस ही सारे उनके पीछे लग जाए। फिर सिवाय गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है, जबकि पूरा देश जानता है कि बीजेपी का देश के से ना तो आज़ादी में कोई योगदान था, ना देश को अब चलाने में कोई योगदान है, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं कर रहे। देश आज धरातल पर जा रहा है और पूरा देश जानता है कि गांधी परिवार के पहले नेता जो हमारे पंडित नेहरू जी थे, वो किस तरह से आज़ादी से पहले किस तरह से उन्होंने आज़ादी में आंदोलन में सहयोग किया। आज इनको 11-12 साल उनको अभी केंद्र में बीजेपी को हो गए, 12 साल तो पंडित नेहरू जी जेल में रह गए हैं, जो देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे महान परिवार गांधी परिवार, जिन्होंने 3 नेता देश के ऊपर कुर्बान हो गए, पंडित नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश के लिए सेवा में ही अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे महान खानदान के लिए, ऐसे परिवार के लिए ये ऐसी छोटी हरकत कर रहे हैं। ये निजी, जैसे कोई निजी दुश्मनी हो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह की, ऐसी दुश्मनी से निकाल रहे हैं गांधी परिवार के प्रति, जबकि पूरा देश जानता है आज गांधी परिवार के पीछे पूरे कांग्रेस का पूरा सब कार्यकर्ता, नेता, सब पूरा परिवार उनके साथ है। इनको अच्छा सबक सिखाने के लिए हम सड़कों पर आने को तैयार है। अगर अभी भी गांधी परिवार को परेशान करेंगे तो हम सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ और इनको अच्छा सबक सिखाएंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री।
साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423326240, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को।
इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां उपखंड क्षेत्र में मिट्टी से बर्तन और कलाकृतियों को मूर्त रूप देने वाले कारीगर कई प्रदेशों में अपनी प्रतिभा की झलक दिखा रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक भेजे जाते हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र के हल्दीना गांव के कुम्भकार इसके जरिए अपने परिवार को आर्थिक समृद्धि प्रदान करने के साथ ही क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। वे बताते हैं कि पूर्व में सुराही, मटके, कलश, दीपक और कुल्हड़ बनाने के लिए स्थानीय जोहड़ में मिट्टी मिल जाती थी, लेकिन अब उन्हें खेतों से खरीद कर मिट्टी लानी पड़ती है। इस वजह से मिट्टी के बर्तन महंगे हो चले हैं। बतौर उदाहरण, कुल्हड़ की कीमत 90 पैसे से लेकर 1 रुपए 10 पैसे तक हो गई है, जबकि पहले ये कीमत प्रति कुल्हड़ 50 पैसे ही थी। वहीं मिट्टी के इन कारीगरों का कहना है कि कभी हालात विपरीत होते हैं तो कभी अनुकूल, लेकिन उनके चाक का पहिया कभी नहीं थमता। हल्दीना गांव है और ये जो मिट्टी है हमारे, ये कैरवाड़ी, पूनखर, इधर से मिट्टी आती है। पहले मिट्टी जोड़ा मिल जावे साहब, इस टाइम मिट्टी खेतों से निकल रही है, मोल की मिट्टी आती है। 4000 पहले बचत हो जावे जोड़ा में सुहावई उस टाइम। अब ये जो मोल की आती है 2 दिन हमको इसमें रखनी पड़ती है, 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम इसको काम में लेते हैं। इसको छान के जब जाके ये कुल्हड़ तैयार करते हैं साहब। दूर जाते हैं, गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा, इधर को जाते हैं साहब। प्रकृति, सरस्वती और सृष्टि के रचयिता की ओर से विभिन्न प्रकार के किरदारों को एक प्रकार के उसके कार्य में दक्षता दी जाती है, और यह कुशलता कारीगरी मिट्टी में भी हो सकती है, कपड़े सिलने वाले में भी हो सकती है, मूर्तिकार भी हो सकता है, कारपेंटर भी हो सकता है। मालाखेड़ा के हल्दीना में मिट्टी को खेतों से लाकर और उसको करीब 2-3 दिन तक गिला कर रख कर, और उसके चाय के कुल्हड़, लस्सी के कुल्हड़ बना रहे हैं, जो गुड़गांव, हरियाणा और दिल्ली तक सप्लाई हो रहे हैं। उसकी कीमत 1 रुपये है। यह एक कलाकार की कला है जो मालाखेड़ा से जाकर अन्य प्रांतों में भी इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। अलवर की प्रसिद्ध सिलीसेट झील पर वीकेंड में बड़ी संख्या में लोग भ्रमण करने पहुंचे। शनिवार को यहां सैलानियों ने मगरमच्छों का नजारा भी देखा, साथ ही नाव में घूमने का लुत्फ लिया। हालांकि यूआईटी की ओर से बहाव और भराव क्षेत्र में होटलों आदि पर कार्रवाई के बाद चलते रौनक पर कुछ असर पड़ा है। पिछले वर्ष न्यू ईयर से पहले यहां सभी होटल, रेस्टोरेंट बुक हो गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नजारा नहीं आ रहा। अकबरपुर स्थित जोहड़ा मोहल्ला मूर्ति कॉलोनी क्षेत्र में गिराऊ खंबा खतरे की वजह बना हुआ है। यहाँ के निवासी मनोहर लाल के घर के सामने स्थित खंबे को लेकर कई बार अधिकारियों से भी शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में नागरिकों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की चेतावनी दी है। मैंने दिनांक 9 अक्टूबर को प्रशासन गांव की ओर कैंप में बिजली का जो पोल है, जो मेरे घर के सामने जो टूटा हुआ है, झुका हुआ है, कभी भी गिर सकता है, उसके बारे में मैंने शिकायत दी थी, जो प्रशासन गांव के रजिस्टर में 4 नंबर पर दर्ज है, जिसका आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। जयन साहब से निवेदन है कि या तो वो समाधान करें, वरना मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसको मैं डालूंगा। क्या परेशान हुए? किस तरह का खंबा गिरा हुआ? खंबा यदि गिर गया तो कितने ही तो जन हानि हो सकती है और मकान हानि हो सकती है। 11,000 की वोल्टेज है, मेरे घर पे ही गिरेगा तो वो कब से है? वो
कम से कम उसको हो गए 2-3 साल, और जिम्मेवार इसका प्रशासन होगा, कोई भी क्षति होगी तो। अकबरपुर बगीची वाले हनुमान जी मंदिर में 108 रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसका समापन 2 अप्रैल को हनुमान जयंती पर होगा। हर साल होने वाले 108 रामायण पाठों का 11 दिसंबर से शुभारंभ हुआ था। हनुमान जयंती पर विशाल भंडारे का आयोजन भी होगा। साथ ही अलवर से इस दिन विशाल शोभा यात्रा अकबरपुर हनुमान मंदिर पहुंचेगी। भक्त नरेश गुप्ता ने जानकारी प्रदान की। अलवर जिला के जो अकबरपुर क्षेत्र में जयपुर रोड पर श्री बगीचे वाले हनुमान जी मंदिर अकबरपुर में 108 अखंड रामायण का प्रारंभ 11 दिसंबर से हुआ है और चल रहा है। ये अखंड रामायण 2 अप्रैल हनुमान जयंती के पावन पर्व पर ये हर साल के भांति हम कराते हैं। सभी का सहयोग से कार्यक्रम रहता है। तो यजमान 108 पाठ जो संपूर्ण होगा वो 28 मार्च को होगा। 28 मार्च को संपूर्ण रामायण 108 होगा। उसके बाद में बाबा के स्थान पर विशाल सिंगार और भंडारे का कार्यक्रम 2 अप्रैल हनुमान जयंती के कार्यक्रम में किया जाएगा। इसीलिए सभी यजमानों ने 108 अखंड रामायण में प्रत्येक यजमान जुड़े हुए हैं, जो बाबा के कृपा से रामायण पाठ हर साल के भांति होता है और चल रहा है। नीमराणा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत स्कूली बच्चों और आमजन को जागरूक बनाया गया। MGVM पायले स्कूल से सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत SP देवेंद्र बिश्नोई ने की। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से जिले में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती होगी। खासकर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। SP ने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं बल्कि जीवन सुरक्षा का सवाल है। इस दौरान सभी उपस्थित लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। SP ने बताया कि महिला अपराधों पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। विद्यार्थियों और नागरिकों को साइबर सुरक्षा के उपायों के बारे में भी विस्तृत से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के बाद पत्रकार वार्ता में भी SP बिश्नोई ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाईवे पर बने अवैध कट भी बंद करवाए जाएंगे। नहीं, आपका जो प्रश्न है ये ज्वलंत प्रश्न है और यदाकदा इस एरिया में घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मैं और मेरी टीम ने पूरा इसको जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए इस पे हमने कार्रवाई की है। और मैंने आप ये मानिए कि इसको ध्यान में रखते हुए AGTF का ऑफिस और AGTF की नियुक्ति मैंने मेरे ज़िले में कर दी है, जो कि बहुत कम ज़िलों में हुई है। मेरे एक इंस्पेक्टर और उसकी टीम जो AGTF के तहत काम कर रहे हैं और जो भी इस तरह की घटनाएं या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और आने वाले समय में आप इसमें और बढ़िया कार्रवाई देखेंगे। तो पहले भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं। जो बदमाश हैं सबको कुछ के तो हमने पैरोल निरस्त करवाए और ओपन जेल निरस्त करवा के उनको हाई सिक्योरिटी में भिजवाया, और बाकी जो भी बदमाश आदमी है उसके लिए हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इस इलाके में यदि उसका मूवमेंट दिखा गया तो निसंदेह सलाखों के पीछे होगा। सर, पूर्व में भी कई बार संज्ञान में आया था कि जैसे जो अंतर्राज्यीय पुलिस को लेकर बैठकें होती थी, लेकिन अभी मीडिया में या इस तरीके की कोई नजर नहीं आ रही। क्या इस पे अभी भी चल रही है? क्या नहीं, मेरी अभी हमारे रेंज लेवल की मीट हुई थी, उसमें मैंने ये सवाल उठाया था और ये कहा था कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है इंटर रेंज कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी चाहिए, जो जल्दी की जाएगी। सर, सबसे ज्यादा दुर्घटना स्थली एक हीरो चौक पर कट बना हुआ है और पुल भी बना हुआ है। अभी आजकल परमानेंट बंद नहीं है। परमानेंट बंद हो तब तो ब्लेम तो पुलिस पे या सरकार पे आता है, तो इसके लिए क्या नहीं, इसमें आप देखिए जो हमने लैंड ड्राइव सिस्टम लागू किया है जिले में, उसमें जो NHAI के जो नॉर्म्स हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट करवाया है और उन इम्प्लीमेंटेशन में यदि कोई नॉर्म्स उसके मुताबिक अगर नहीं है तो उसको उसी के मुताबिक NHAI के नॉर्म्स के मुताबिक ही खोला या जोड़ा जाएगा। यदि अगर उसके नॉर्म्स में खुलने का है तो वहाँ रहेगा, नहीं है तो बंद हो जाएगा। और ये NHAI को हम इसमें बार बार कॉन्टेक्ट करते रहते हैं और समय समय पर इसकी हम रिव्यू करते रहते हैं। सर, काफी होटलों के कट खुले हुए हैं अभी, तो उस पर क्या कार्रवाई रहेंगी? कार्रवाई तो वही बता दिया आपको, जो अलाउड नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, बिल्कुल बंद होगा। ये क्योंकि समय समय पर ये समय देखकर बीच में मैनेज कर लेते हैं, लेकिन NHAI की हमारी रेगुलर टीम जो है वो मोबाइल घूमती रहती है, जहाँ ऐसी चीज़ें आती हैं उनको हम तुरंत बंद करवाते हैं। उधर कार्यक्रम के दौरान नीमराना एडिशनल SP सुरेश कुमार खींची, DSP चारुल गुप्ता, SHO राजेश कुमार मीणा और जापानी जोन औद्योगिक चौकी इंचार्ज मनोहर लाल मीणा आदि मौजूद रहे। जबकि स्कूल प्रिंसिपल नीति धामी ने अतिथियों को पौधे, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया, जबकि मंच संचालन सुनील शर्मा द्वारा किया गया।
अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग को लेकर खैरतल में पैदल मार्च निकाला गया। हेमू कालानी चौक से मार्च मातोर रोड बस स्टैंड पहुंचा। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि अरावली के 100 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में खनन की इजाजत गलत है। ऐसे में राजस्थान में रेगिस्तान बढ़ेगा, साथ ही पेयजल की कमी हो जाएगी। यहाँ मौजूद लोगों ने इस फैसले को तुरंत वापस ले जाने की मांग उठाई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पर्यावरण विभाग से एक प्रस्ताव मांगा गया और उसके आधार पर एक निर्णय पारित किया गया कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं उनको ही अरावली की श्रेणी में माना जाएगा। ये अरावली की बात माने तो 90% जो राजस्थान की पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर से नीचे है, जिससे 90% जो पहाड़ी क्षेत्र है वो खनन माफियाओं के क्षेत्र में आ जाएगा और भूमि माफियाओं और खनन माफियाओं को खुली छूट दे दी गई है, जिससे हमारे अलवर और खैरतल के अंदर अगर 100 मीटर से ऊंची एक पहाड़ी आती है तो केवल वो पहाड़ी है जो पांडुपोल और सरिस्का में ही है। यहाँ पे कोई भी पहाड़ियाँ 100 मीटर के दायरे से ऊंची नहीं है और भ्रष्टाचार इतना हावी है कि कोई पहाड़ी 100 मीटर से 110 मीटर या 115, 20, 120, 150 मीटर भी होगी, उसको भ्रष्टाचार के माध्यम से 100 मीटर से अंडर के नीचे कर दिया जाएगा और उसका खनन माफियाओं द्वारा, भू माफियाओं द्वारा खनन कर दिया जाएगा। तो हम इसका विरोध करते हैं और अरावली को बचाने के पक्ष में आज हम ये सामूहिक रैली निकाल रहे हैं, जिससे एक संदेश देना चाहते हैं। अरावली के बिना ना स्वास्थ्य संभव है, यहाँ बारिश नहीं होगी, तापमान मरुस्थल हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ पे जो प्राकृतिक सामंजस्य है वो अरावली की वजह से ही संभव होता है। यहाँ पे खैरतल नगर परिषद क्षेत्र में श्वानों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। गौरतलब है कि श्वान आए दिन राहगीरों पर हमला कर देते हैं, साथ ही अनेक लोगों को घायल कर दिया गया। इसे लेकर एटीएल पर खबर भी प्रसारित की गई थी। अब नगर परिषद के अधिकारियों ने श्वान पकड़ने वाली टीम को बुलाकर कार्रवाई आरंभ कर दी है। इन्हें वैक्सीनेशन के बाद दूर किसी स्थान पर छोड़ा जाएगा। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज द्वारा तिजारा स्थित सरस्वती पब्लिक स्कूल में महाराजा शूर सैनी का जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों की उपस्थिति में यज्ञ हवन हुआ। पुरोहित इंदर सिंह धैया द्वारा ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना और स्वास्थ्य वाचन के साथ यज्ञ संपन्न करवाया गया। वहीं उपस्थित लोगों ने महाराजा शूर सैनी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनके योगदान को याद किया। उधर कार्यक्रम में सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष कैप्टन शिव नारायण सैनी सहित पूर्व पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार सैनी, मंगतूराम सैनी, सेवा समाज के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर तेजपाल सैनी, शहर अध्यक्ष नथुराम और आर्य समाज मंत्री बलवान सिंह आर्य आदि मौजूद रहे। इस मौके पर मुकेश सैनी के नेतृत्व में आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने यज्ञ के महत्व पर विचार रखे। शूरसेन सैनी की जयंती बड़े ही उत्साह से मनाई गई, जिसमें हवन किया गया, प्रसाद वितरण किया गया और महाराजा शूर सैनी के आदर्शों पर चलने की शपथ ली गई। 30 दिसंबर को जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली आयोजित होगी। इसी तैयारियों पर जीतराम लंबरदार की अध्यक्षता में हरसौली स्थित संत दास मंदिर में बैठक आयोजित की गई। इस सभा में मुख्य वक्ता जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने अपील की है कि हरसौली तहसील से न्यूनतम 20 बसों में किसान जयपुर पहुंचे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के आह्वान के मुताबिक कोई भी किसान अपनी सरसों 6500 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे ना बेचे। उन्होंने जानकारी दी कि 23 दिसंबर को किसान दिवस पर खैरतल कृषि उपज मंडी सहित 24 दिसंबर को कोट कासिम के तकिया में सभा की जाएगी। उधर हरसौली की सभा में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहिताश बोहरा थे, जबकि संचालन तहसील अध्यक्ष शेर सिंह धैया ने किया। अलवर के मिनी सचिवालय में जयपुर रेंज आईजी की ओर से जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नए कानूनों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उनके प्रभावी अमल को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आईजी ने बैठक के दौरान बताया कि अलवर जिले में अपराध नियंत्रण की स्थिति संतोषजनक है। बैठक में साइबर अपराधों पर अंकुश को लेकर विशेष जोर दिया गया। आईजी ने बताया कि इसी क्रम में फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान चल रहा है। वहीं आगामी समय में पुलिस अपराधियों के खिलाफ और अधिक सख्त कार्रवाई करेगी। विशेष रूप से नया कानून भारतीय न्याय शास्त्र का BNSS एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में हम लोगों ने मीटिंग ली। एक तरह से एक वर्कशॉप था ये। सर, जिस तरह से आपका युवक से क्राइम साइबर की तरफ बढ़ रहा है, उस पर हम कुछ ऑलरेडी जिला पुलिस ने काफी अच्छे काम किया है साइबर क्राइम्स के बारे में।
दे हैव कॉट फेक सिम बेचने वालों को POS लेवल पर केसेस किया है। इन लोगों ने कियोस्क में केसेस किया है। देन थर्ड कैटेगरी है जो म्यूल अकाउंट्स पर काफी केसेस किया है। अलवर अच्छा काम कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में ही वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने में और क्रैक करने में मेहनत कर रहे हैं। तो जिस तरह से आज का युवा जरूर अपना सर्टेन टूल्स चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टूल्स, उसके लिए प्रबंधन किया गया है। इट विल बी डन। जिस तरह से आज का युवा क्राइम को फॉलो करते हुए जो क्रिमिनल है उनको फेसबुक वगैरह फॉलो करता है, उस पर हम कुछ लगाने के लिए कुछ देखिए, फेसबुक इन सब के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं। जब हम पकड़ते हैं उसको डिलीट कराते हैं। जो फेसबुक में क्रिमिनल्स को फॉलो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर किया गया है। बहुत जिलों में, अपने जिलों में किया, सीकर, झुंझुनू, अलवर सब जगह पर किया है। तीसरा, क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई आप लोग नहीं करना चाहिए, है ना। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, उसको कीड़े मकोड़े टाइप देखना है। आप उसको ज्यादा पब्लिक में सनसनी बनाते हैं, इसी से उनका और रेपुटेशन बढ़ता है, इज्जत बढ़ता है उसका। इसका डर, व्हाट डू यू से, फियर सोसाइटी में इसके वजह से बढ़ता है। जरूर आप इसको ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। क्राइम्स को हम फाइट करेंगे, क्रिमिनल्स को हम लोग फाइट करेंगे। अलवर में अपराध नियंत्रण को लेकर और कोई आप कोई नई रणनीति के तैयार कर रहे हो? अपराध नियंत्रण में है। ग्राफ, अपराध का ग्राफ गिरा हुआ है। जो भी अपराध हुआ है वर्कआउट हुआ है। जब तक समाज रहेगा अपराध तो रहेगा, तो फाइट चलते रहेगा। कभी हम लोग मजबूत रहेंगे, कभी वो लोग मजबूत रहेंगे। ये तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेगा। फिलहाल हम लोग मजबूत हैं। क्राइम कंट्रोल के साथ ही आप सोशल एक्टिविटी को भी लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। सोशल एक्टिविटी, देखिए नया कानून आया है, इसके बारे में हम लोग अपना जाब्ते को भी सिखाना है, समझाना है, उसके बारे में विवेचन करना सिखाना है। पब्लिक में भी उसके बारे, नया कानून के बारे में एक अवेयरनेस लाना आवश्यक है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय भी काफी सारे काम कर रहा है, तो हम लोग भी उसी दिशा निर्देश पर हम लोग भी जहां मौके पर। पुलिस, दिल्ली पुलिस की एग्जाम हुई थी सर, ऑनलाइन उसमें चल रही थी, तो उसको लेकर ऑनलाइन किस तरह से आप देखते हैं सर, किस तरह से करोगे सर, पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो ऑनलाइन नकल काफी सारे केसेस किया है, हम लोगों ने ढूंढते हैं, पकड़ते हैं। अपना तरीका है ऑनलाइन नकल करने वालों को पकड़ने के लिए, वो तो करते हैं। हर चीज आपको बता देंगे तो कल कैसे। अलवर जिला अस्पताल में शनिवार को 2500 कपड़ों का वितरण किया गया। साथ ही मरीजों और परिजनों को पौष्टिक खिचड़ी प्रदान की गई। नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से यह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान गांवों से आए मरीजों के परिजनों को गर्म और सामान्य 2500 कपड़ों का वितरण हुआ। कार्यक्रम में संरक्षक दौलत राम हजरती, मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा, सौरभ कालरा, कार्यक्रम संयोजक रेखा महलावत, गायत्री परिवार से प्रतिभा सिंह सहित डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की टीम का सहयोग रहा। वहीं युवा समाज सेवी सौरभ कालरा ने भी अपने विचार रखे। ये नेक कमाई की टीम हमारी सभी मिलकर गरीब और जो ठंड में असहाय लोग हैं उनके लिए गर्म कपड़ों का, ठंडे कपड़ों का, फुल बाजू, शर्ट, पैंट उनका वितरण कर रहे हैं हम सामान्य। नेक कमाई समूह, नेक कमाई फाउंडेशन के द्वारा आज राजकीय सामान्य चिकित्सालय में, क्योंकि सर्दी आरंभ होने से पहले ही इनका आज एक अभियान चालू हुआ है, उसके अंतर्गत हमने यहाँ पर जितने भी मरीज हैं और उनके परिजन हैं और यहाँ पर उनसे मिलने वाले जो लोग आते हैं ज़रूरतमंद, उनके लिए गर्म कपड़ों का वितरण, उनके साथ साथ डेली लाइफस्टाइल के अंदर जो कपड़े पहनने के होते हैं, पैंट शर्ट, उनका वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। उसी के साथ साथ मरीज और उनके परिजनों के लिए खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम नेक कमाई फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। ठीक 10 बजे इस कार्यक्रम का आगाज़ हो गया था और अभी देखिए 11 बज चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है, जिसमें लगभग 5000 जो कपड़े हैं वो यहाँ पर बढ़ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज राजकीय सामान्य अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पर जरूरतमंदों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था की गई है और साथ में यहाँ पर गर्म कपड़ों का वितरण भी किया जा रहा है।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नेक कमाई फाउंडेशन हमेशा ऐसे कार्य करने के लिए अग्रसर रहता है जहां पर हम जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। और आज यहाँ अलवर के अस्पताल में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और गर्म कपड़ों का वितरण किया जा रहा है नेक कमाई फाउंडेशन की तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, एक बहुत अच्छी सोच है। ऐसी सर्दी में अभी जैसे जैसे सर्दी शुरू हुई है वैसे वैसे गर्म कपड़ों का वितरण शुरू हो गया है। साथ में यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अस्पताल में जरूरतमंद लोग जो होते हैं यहाँ पर खाने की व्यवस्था, खिचड़ी की व्यवस्था की गई है। सुबह सुबह गर्म खिचड़ी, क्योंकि जानते हैं मरीज के परिवारजन सब जल्दबाजी में आते हैं और खाने की व्यवस्था नहीं होती, तो ऐसे में नेक कमाई यहाँ पर खिचड़ी वितरित कर रहा है। तो एक शानदार कार्यक्रम, एक शानदार पहल, लोगों की मदद की, जरूरतमंदों की मदद की। तो आइए इस पहल को आगे बढ़ाते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े और हमारे इस कार्य में भागीदार बने और नेक कार्य करते रहे। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी रमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पहले यह मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में आरोपी हनीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। जांच के दौरान मामले में दूसरे आरोपी अंकुर तोमर की भूमिका भी सामने आई थी, जो घटना के बाद से फरार चल रहा था। लगातार प्रयासों के बाद उसे हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही न्यायालय में पेश किया गया है। कोतवाली में कुछ दिन पूर्व एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की शिकायत थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमे में आवश्यक तफ्तीश की। तफ्तीश के बाद प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी हनीफ और अंकुर तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हनीफ को पहले गिरफ्तार कर जेसी करवा दिया गया। अंकुर तोमर को रात को गुरुग्राम से अरेस्ट करके लाए थे, जिसको आज न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने का काम किया जाएगा। प्रकरण में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। इंजीनियर्स पॉइंट का टैलेंट सर्च एग्जाम रविवार दोपहर 12 बजे से होगा। वहीं प्रथम फेज में कक्षा 1 से 8वीं के टैलेंट सर्च एग्जाम के आवेदन करने का अंतिम मौका है। निदेशक आजाद चौधरी के अनुसार अभ्यर्थी स्कूल परिसर में परीक्षा से 1 घंटे पहले यानी सुबह 11 बजे तक पहुंचकर भी आवेदन कर सकेंगे। इस एग्जाम के लिए अब तक करीब 3000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। उधर प्रधानाचार्य राजेश कुमार के अनुसार एग्जाम खैरतल में मातोर रोड स्थित नई स्कूल बिल्डिंग में होगा। इसके तहत स्कॉलरशिप के साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। वहीं एग्जाम के लिए खैरतल के अलावा अलवर, तिजारा, किशनगढ़, अजरका, भानौत, मुंडावर, सोडावास, ततारपुर और पड़ीसल से वाहनों की व्यवस्था की गई है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के सम्मेलन का आयोजन अलवर के 200 फुट रोड स्थित होटल ब्लू स्टार में किया गया। सम्मेलन के द्वितीय सत्र में प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लाल, महामंत्री मोहित कुमार सैनी, कोषाध्यक्ष पवन जांगीड़ और जिला अध्यक्ष करण सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। साथ ही मांग पत्र तैयार किया गया है। इसमें 2008 में नियुक्त शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, पदोन्नति, रिक्त पदों को भरने और गैर शैक्षिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखने आदि की मांगे शामिल हैं। यह जानकारी प्रदेश उप सभा अध्यक्ष जसवंत कुमार ने प्रदान की। मैं कैलाश चंद, संयुक्त महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राजस्थान के शैक्षिक सम्मेलन के द्वितीय सत्र के समापन समारोह पर आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हमारे सभी शिक्षक साथियों के द्वारा विचार विमर्श के बाद मैं राजीव जैन, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राजस्थान का संयुक्त मंत्री, सभी पधारे हुए हमारे शिक्षक बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वे इस कार्यक्रम में पधारे और दोनों दिन अपना समय दिया। उनका हृदय से सभी पदाधिकारियों के द्वारा भी और मेरे द्वारा भी हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार संघ में आकर अपना सहयोग करते रहेंगे। मैं जसवंत कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राजस्थान के 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत करते हुए और उनकी मांगों पर सभी पदाधिकारियों और शिक्षकों की विचार विमर्श करने के बाद उन मांगों को एकीकृत करते हुए हमने एक मांग पत्र तैयार किया है और उसमें हमारी मांगे निम्नानुसार है।
और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज के हेडलाइंस पर। ड्यूटी पर तैनात फौजी को कागजों में मृत किया घोषित, फर्जी एफिडेविट से हटा जन आधार कार्ड से नाम और सरकारी योजनाओं से वंचित हुआ सैनिक परिवार। तेज रफ्तार टेम्पो ने निजी स्कूल संचालक की ली जान, 200 फीट रोड पर बाइक को मारी टक्कर। अलाव तापते वक्त डीजल कैन में विस्फोट से गंभीर रूप से झुलसा युवक, मालाखेड़ा क्षेत्र का है मामला। और नाइजीरिया की टीम ने अलवर में देखा ग्रामीण विकास, पंचायती राज प्रणाली का भी लिया जायजा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।